दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलेगी बुक की अनबॉक्सिंग, उनके रिव्यूज़, समरीज़ और उनके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस। और मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना सभी के लिए। जैसा कि आप सबको पता है यार, देखो बाहर लॉकडाउन चल रहा है तो बिना वजह घर के बाहर ना निकलें। और अगर आपके एरिया में लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, आपके वहाँ केसेस कम है, खुशकिस्मती है आपकी, मुबारक हो। तो यार नहीं भी लग रहा है तो थोड़ी सी गाइडलाइंस की पालना करें जो भी गवर्नमेंट जारी कर रखी है हम सबकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों, हमने अब तक देखा था कि किस तरह से 8 लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, उन सबको उनके किसी एक ओल्ड फ्रेंड ने लेटर भेजा था और उनको एक आइलैंड पे बुलाया है, एक सुनसान वीरान आइलैंड। लेटर में लिखा था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम सोल्जर आइलैंड आ जाओ, यहाँ खूब इंजॉय करेंगे, ये पार्टी मेरी तरफ से। सब लोग पार्टी का नाम सुन के और अपने दोस्त से, पुराने दोस्त से मिलने का सुन के आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। आइलैंड पे जब सब पहुँचते ही हैं तो उनको एक बात अजीब सी लगती है। वो वहाँ पे एक, ना तो आइलैंड को जानते थे, ना वो आइलैंड जहाँ स्थित है उस जगह को जानते थे। और तो और जितने भी लोग वहाँ पहुँचे थे वो आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानते थे। में कोई कॉमन लिंक था ही नहीं जितने भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे। इनमें से हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड था, हर एक अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखता था। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई टीचर है, कोई सीआईडी ऑफिसर है, कोई फौजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके अंदर कोई भी कॉमन चीज़ अपन को नहीं दिखती है पहली नज़र में। सभी लोग आइलैंड पर जाने के लिए अलग अलग जगह से आते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, कई बार एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए नाव से आइलैंड तक पहुँचते हैं। आइलैंड पहुँचते ही अजीब सी चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आइलैंड पे स्टाफ के नाम पे सिर्फ 2 ही लोग थे, खुद भी इस जगह से बिल्कुल अनजान थे। पार्टी के होस्ट खुद अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे थे। ये लोग अपने कमरे में जाकर रेस्ट करते हैं और रात के खाने की टेबल पे फिर से इकट्ठा होते हैं। इस बार वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे की तरह अच्छे से ध्यान दे रहे थे, उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहे थे, एक दूसरे से जिंदा दिली व्यतीत कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से। तभी अचानक से क्या होता है, सारे लोग बैठे खाना खा के तरफ, और तभी एक आवाज़ आती है जो उन सब पे आरोप लगाती है। आरोप भी छोटे मोटे नहीं, सब के सब पे हत्याओं के आरोप कि आपकी वजह से हत्या हुई है। किसी पे एक बच्चे की, किसी पे कुछ आदमियों की, किसी पे 2 बच्चों की, किसी पे 21 लोगों की। इस तरह से सबको हत्या का दोषी बताती है वो आवाज़। और उसके बाद सब चुप हो जाती है आवाज़। सब लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई, कैसे हुई, किसकी आवाज़ थी जिसने सबको चौंका दिया था। इस तरह के अजीब अजीब हरकतें वहाँ पे होने लगती है। तो अब अपन को आर्टिकल की स्टोरी जानने के लिए आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पड़ेगा। और इस बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर्स में कोई ना कोई ऐसा एक अलग चौंका देने वाला ट्विस्ट एंड टर्न, प्लॉट ट्विस्ट खुल के आता है। इसलिए आज अपन चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं और यहाँ कुछ अजीब सी बातें अपने को पता चलेंगी, जैसे कि जो भी हरकतें उनके साथ हो रही हैं, हरकतें यहीं थम जाएंगी या आगे भी और हालात बद से बदतर होना बाकी हैं। वो लोग सच में गुनहगार हैं जैसा कि वो आवाज़ बता रही थी, या फिर ये कोई घटिया सा मजाक हो रहा था उनके साथ, या फिर कोई सोची समझी साजिश है जिसके वो इस वक्त फंस चुके हैं। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए शुरू करते हैं हम इस बुक के चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी आपको सुनाया वो इस बुक के पहले 1, 2 और 3 चैप्टर्स का रिकैप था। अगर आपको पूरी कहानी सुननी है सभी प्लॉट ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, तो मैंने आपको इन तीनों चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसे चेक करो और पूरी कहानी के सभी पहलुओं का लुत्फ़ उठाओ। ठीक है, मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी पसंदीदा बुक की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ या फिर स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर वीडियो। सर वॉरग्रेव जैसे ही कहते हैं, हम यहाँ इस तरह से आइलैंड पे बुलाना किसी ज़रूर पागल से व्यक्ति का काम लगता है। शायद हो सकता है वो पागल खतरनाक और हमारे लिए हत्यारा भी साबित हो सकता है। ऐसे ही कमरे में शांति फैल जाती है, मानो सब कुछ साम सूंघ गया हो। आगे वॉरग्रेव की अपनी धीमी आवाज़ का मोर्चा उठाते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ पे। हमारी इंक्वायरी के अगले पड़ाव का समय आ चुका है, लेकिन तो मूव करते हैं अगले स्टेप पे। लेकिन उससे पहले मैं सभी को वो जानकारी बताना चाहता हूँ जो मेरे पास है। इतना कहते ही वॉरग्रेव अपनी जेब से एक लेटर निकालकर सामने टेबल पर रख देते हैं। सभी को उस लेटर के बारे में बताने लगते हैं। कुछ देर पहले तक मैं मान रहा था कि ये लेटर मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिसेस कंस्टेल्स कल्मिंगटन ने भेजा था। जाहिर सी बात है कि मैं उनसे पिछले कई सालों से नहीं मिला हूँ। मुझे लगा था कि शायद वो ईस्ट की तरफ चली गई हैं कहीं। इस लेटर को जिस हैंडराइटिंग में लिखा है हूबहू बहू बिल्कुल उनके जैसी ही है। इस लेटर में उन्होंने मुझे यहाँ आने की रिक्वेस्ट करी। मैं
मैं आप सबको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक बात ऐसी है जो गौर करने लायक है, और हम सभी के खत की बातों में वे साफ साफ दिख रही है। जो भी आदमी है उसने हमें यहाँ बुलाया है, उसने बहुत परेशानी उठाई है हमारे बारे में पता लगाने के लिए। उसने बहुत समय गंवाया है हमसे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ये आदमी बहुत अच्छे से जानता था मेरी और कंस्टेल स्कल्मिंगटन की दोस्ती कैसी है, मिसेस स्कल्मिंगटन की हैंडराइटिंग भी कैसी है, वो भी इसको पता था। आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके पुराने कलीग के बारे में भी वो जानता था। आस्टन के फ्रेंड के निकनेम के बारे में भी वो जानता था। और वो ये भी जानता था कि ये दोनों आपस में किस तरह के तार एक दूसरे को भेजा भेजा करते हैं। बिल्कुल सटीक तौर पे पता था कि मिसेस एमिली ब्रेंट आज से 2 साल पहले अपनी छुट्टियां मनाने किस जगह गई थी, और वो वहाँ पे लोगों से मिली और उनने वहाँ किस तरह के दोस्त बनाए थे। जनरल मैकार्थर और उनके पुराने साथी के बारे में भी उसको पता है, यहाँ तक कि कुछ कुछ उनकी बीवी के बारे में भी। अभी तो वैसा संगीन आरोप इनके ऊपर लगा रहा है। जैसा कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये आदमी हमारे बारे में कितना सब कुछ जानता है। उससे हमारी जानकारी का यूज़ करा है उसने हमारी जानकारी का यूज़ करा है, और उसी जानकारी की मदद से उसने हमें यहाँ आने के लिए राज़ी करा। हमें यकीन दिलाया कि ये लेटर जो इस वक्त हमारे पास है वो हमारे परिचितों ने ही हमें भेजे हैं, किसी अज्ञात से हमें नहीं मिले हैं, जैसा कि अभी हमें पता चल रहा है। तभी जनरल मैकार्थर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये सब झूठ है, बिना सर पैर की बातें हैं ये। मेरा की सांसें अब कुछ तेज़ी से चल रही थी। वो सिसकते हुए बोली, ये सब बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। रॉजर्स कहने लगा, ये सब सच नहीं है, ने ये सब नहीं करा है, तुम दोनों में से किसी ने नहीं करा है। मैं और एथिल दोनों बेगुनाह हैं। इतनी मास्टन चिड़चिड़े अंदाज में बोला, मुझे नहीं पता कि ये कमबख्त पागल आदमी क्या कहना चाहता है। जस्टिस वॉरग्रेव अपना हाथ उठाकर कहते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को कुछ नहीं कहना है तो। ये जो हमारा अननोन फ्रेंड है, उसने मुझ पर किसी एडवर्ड सेटन नाम के बंदे के मर्डर का इल्ज़ाम लगाया है, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, जानता था इस एडवर्ड सेटन को। उसका केस जून 1930 में मेरे पास आया था सुनवाई के लिए। पर एक लेडी की हत्या का आरोप था। उसका वकील बहुत अच्छे ढंग से उसका केस लड़ रहा था। जूरी पर उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा था। लेकिन अगर सबूतों की बात माने तो वो गुनहगार ही था। मैंने फैसला सबूतों के आधार पर ही सुनाया था और उसे दोषी करार दिया था। बाद में ये फैसला गलत है ऐसी याचिका भी दायर की गई थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी, और आखिरकार उसे ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले आप कोई राय बनाएं इस मुद्दे पे, मैं उससे पहले ही आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और कुछ नहीं। मैंने फैसला सबूतों के आधार पर ही सुनाया था। मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैंने किसी की हत्या नहीं करी। आर्मस्ट्रॉन्ग को भी याद आया, अच्छा वो सेटॉन केस का फैसला सच में चौंका देने वाला था। मैं एक दो बार वकील मैथ्यू से मिला था। वो कह रहा था, सज़ा तो दूर, फांसी तो दूर की बात है, इसे कोई सज़ा भी नहीं होने वाली है, साफ साफ बच के निकल जाएगा, कोई चांस ही नहीं है कि इसे कुछ सज़ा मिले। लेकिन जब जज का फैसला आया तो उसने सबको हैरान कर दिया था। जज ने जूरी के खिलाफ जाके फैसला लिया था, उसे कातिल करार दिया था। ऐसा हो सकता है कि वॉरग्रेव ने उस आदमी से कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स रहे हो और उसी की खुंदस निकाली हो। डॉक्टर के मन में ये सब बातें चली रही थी। डॉक्टर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वॉरग्रेव से पूछ लिया, क्या उस सैटन को पहले से जानते थे? मतलब उस सैटन एडवर्ड का जो केस हुआ था आपके पास आया था, उससे पहले आप उससे पहले से उसको जानते थे क्या? वॉरग्रेव ने एक नज़र डॉक्टर को देखा और बोला, नहीं, अभी तो कहा उस केस से पहले उस सैटन नाम के बंदे को नहीं जानता था, ना ही उसके बारे में कभी कुछ सुना था। ऐसा जवाब सुनकर डॉक्टर खुद से ही बोला, अब ये आदमी झूठ बोल रहा है, मुझे पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। वेरा अपनी कांपती सी आवाज़ में बोली, मैं आप सबको उस बच्चे सिरिल हैमिल्टन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं उस वक्त उसकी देखभाल किया करती थी। सिरिल को दूर तक तैरने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन मेरा ध्यान उससे थोड़ा सा हट गया और वो तैरता तैरता बहुत दूर निकल गया। मैं उसके पीछे भी गई, वो डूबने लगा। मैं उसे बचाना चाहती थी लेकिन मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई। ये बहुत दुखदायक था, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। यहाँ तक कि इस बात पे जांच भी बैठाई गई थी और जांच अधिकारी ने मुझे बरी कर दिया था। कि माँ तक ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो बहुत दयालु थी शायद। फिर मैं उसकी मौत की ज़िम्मेदार कैसे हुई? जब मुझे इन सब लोगों ने कुछ नहीं कहा तो इस आदमी के पास क्या हक है मुझे इतना सब कहने का? ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वहरा अपना आपा खो बैठती है और फूट फूट के रोने लगती है। जनरल मैकार्थर उसके कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, तुम रो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। बेशक वो पागल आदमी झूठ बोल रहा है, पागल कहीं का। ये पागल आदमी
जो भी कह रहा है वो सब झूठ है। सच्चाई का इससे कोई वास्ता नहीं है। उसने जो भी उस यंग आर्थर रिचमंड या जो भी था, शायद हाँ वो आर्थर ही था, आर्थर के बारे में और मेरे और मेरी बीवी के बारे में कहा, वो सब भी बेबुनियाद है, झूठ है एकदम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सफाई में कि रिचमंड मेरी यूनिट के ऑफिसर्स में से ही एक था। मैंने उसे एक मिशन पे भेजा जहाँ से वो ज़िंदा वापस नहीं आ पाया। इसमें मैं कातिल कहाँ से बन गया? में तो मौतें होती ही रहती हैं। मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, इसने उस पर भी कीचड़ उछाला। इतना बदतमीज़ आदमी है ये, याद किस्म का। इतना कहकर जनरल मैकार्थर अपनी मूछों को ठीक करते हुए बैठ गए। उनकी हालत देख के लग रहा था कि उनके शरीर की सारी ताकत बस इतने से वाक्य कहने में ख़त्म सी हो गई हो। सफाई देने की बारी थी फिलिप लैम्बोर्ड की। सब आवाज़ ने जो कहानी सुनाई वो एक हद तक सच्ची थी। उसको बचाने के लिए मुझे उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। लोग गाड़ियों में अलग हो गए थे घने जंगलों में। मैं और मेरे कुछ साथी वहाँ से खाना और बाकी ज़रूरत का सामान लेकर चलते बने। जनरल मैकार्थर तैश में आते हुए बोले, क्या तुमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया भूख से मरने के लिए? बोर्ड अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदा रहना हर इंसान का पहला कर्तव्य होता है। फिर वो कबीले वाले लोग थे, वो मौत को उस तरह से नहीं देखते जैसे हम यूरोपियंस देखते हैं। मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? कि ऐसी बातें सुनकर वेरा अपना मुंह उसकी तरफ मोड़ कर कहती है, तुमने मरने के लिए छोड़िया है, तुम इतने बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? कभी इस बात का पछतावा नहीं होता? चिताप नहीं करते तुम? बर्ड ने बेधड़क जवाब दिया, हाँ तुमने सही सुना, मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ आया, और कुछ? तेरी मास्टर ने एक धीमी सी कंफ्यूज आवाज़ में बोला, जॉन और लूसी कॉम्स दोनों पक्का वही बच्चे रहे होंगे जो कैम्ब्रिज के पास मेरी गाड़ी से कुचले गए थे। बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। अचानक से ही किसी कॉटेज या फिर ऐसी ही किसी जगह से भागते हुए मेरी गाड़ी के सामने आ गए और कुचले गए। इनकी वजह से मेरा लाइसेंस भी 1 साल तक सस्पेंड रहा था। 1 साल तक। आर्मस्ट्रॉन्ग बोले, इस तरह से ओवर स्पीडिंग करना गलत है। ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तुम लोग इस सोसाइटी के लिए एक खतरा हो, तुम्हें कंट्रोल में लाना ही चाहिए। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बात सुनने पर भी आंथनी मास्टन ऐसे बर्ताव कर रहा था कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा इन सब से। ड्रिंक बनाने के लिए अपना गिलास इधर उधर खोजने लगता है। उसे अपना ग्लास मिलता है टेबल के दूसरे कॉर्नर पे। वो वहाँ घूम कर जाता है, साथ में सोडा और विस्की उठाता है और जस्ट बस से वैसे ही बर्ताव करता है। शाम की एक घूंट लेके कहता है, खैर जो भी हो, मेरी गलती नहीं थी, सरासर एक एक्सीडेंट था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रॉजर्स एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपने होठों पे नमी बनाए रखने के लिए अपनी जीभ को बार बार उन पर फेरना शुरू करा और धीमी सी आवाज़ में कहने लगा, सर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। लॉम्बार्ड बोला, हाँ क्यों नहीं रॉजर्स, कहो तुम्हें क्या कहना है? रॉजर्स एक बार फिर जीप को होठों पर फेर कर गला साफ करके कहने लगा, एक घर था सर, मेरा और मिसिस एथल रॉजर्स का, और मिस ब्रैंडी का भी। वो आवाज़ जो कह रही थी, जो कुछ भी उसने कहा, उसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं थी सर। मैं और मेरी पत्नी मिस ब्रैडी के सामने हमेशा अच्छा बर्ताव किया करते थे और पीछे से भी उनके साथ अच्छे ही थे। हम उनके साथ रहते थे, उनके आखिरी पलों तक हमने उसका साथ दिया। उनकी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहा करती थी। एक रात तूफ़ान बहुत तेज़ आ रहा था, टेलीफोन लाइन तक काम नहीं कर रही थी और उनकी तबीयत उस रात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उनके लिए पैदल ही डॉक्टर को लेने गया, लेकिन शायद हमें आने में कुछ समय ज़्यादा लग गया। वो शांत हो गई। हमारे बस में जो भी था सर वो हम सब ने करा उन्हें बचाने के लिए, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा सके। उनके लिए पूरी तरफ से समर्पित थे सर। चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, भी आपको यही बात कहेंगे। बहुत भले लोग हैं सर, हमें फंसाया जा रहा है। बॉट मिस्टर रॉजर्स के चेहरे की तरफ देखता है, जिसकी हवाइयाँ पहले से ही उड़ी हुई थी। फिर उसे याद आता है, अच्छा, आवाज़ सुन के मिसेस रॉजर्स का गिरना, तुम्हारे हाथ से कॉफ़ी ट्रे गिरना, ये सब क्या है ये कोई संयोग है? ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? सारी बात मन ही मन सोचता है, किसी से कहता नहीं। फिर ब्लोर के पूछने पर रॉजर्स बताता है, ब्रैडी ने अपनी वसीयत में हमारे लिए हमारी फेथफुल सर्विस के लिए में नॉमिनी रखा था सर। लॉम्बार्ड कुछ सवाल पूछता है मिस्टर ब्लोर से। हाँ तो मिस्टर ब्लोर, आपको कुछ कहना है? आपका भी नाम था ना लिस्ट में? मिस्टर ब्लोर के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, तो आप सब लैम्डोर के बारे में जानना चाहते हैं? वो एक चोरी में इन्वॉल्व था लंदन में। जस्टिस वॉरग्रेव बोले, ओह
मुझे याद है वो इंसिडेंट। कि वो केस मेरे पास नहीं आया था, लेकिन मुझे पता है उस लैंडोर के बारे में, जिसको शायद तुम्हारे ही सबूतों के आधार पर सज़ा दी गई थी। हाँ मिस्टर ग्लोर। हाँ, सही कह रहे हो। शायद उस केस के इंचार्ज भी रहे थे ना। जी हाँ, मैं उस केस का इंचार्ज था, ग्लोर कहते हैं। ज़रा तक मुझे, हाँ मैं ही था। और मुझे जहाँ तक याद है कि उम्र कैद की सज़ा भी उसके लिए मौत की ही सज़ा साबित हुई थी। कि वो जेल से भागने कोशिश में 1 साल के अंदर अंदर ही मर गया था। उसे मरना ही था। वो एक बहुत बुरा आदमी था, एक छटा हुआ बदमाश। उसने उस रात एक मासूम वॉचमैन की हत्या करी थी, चोरी करने के लिए सिर्फ। सब वाहियात आदमी है। इस भी काफ़ी आसान सा ही था। ये जितने भी सबूत मिले थे वो सब के सब लड़के के खिलाफ थे। मैंने सारे सबूत पेश करे, बदले में मुझे प्रमोशन मिला। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलानी थी, मुझे सिर्फ सच का साथ देना था। बड़ा हंसते हुए कहता है, हम सब कितने अच्छे लोग हैं ना। सब के सब अपने काम के प्रति वफादार और कानून के प्रति ईमानदार, सिर्फ मुझे छोड़ के। नहीं तो हूँ एक हत्यारा बस इस शाम में। तो साहब, आप अपनी कोई गलती एडमिट करना चाहेंगे, कोई लीगल ऑपरेशन या फिर ऐसा कुछ? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी चालाकी से खुद पर काबू पाके बोले, वो जो नाम उस आवाज़ ने लिया मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो नाम याद तक नहीं है अब वो। क्या नाम था वो? क्लैस? क्लॉस? मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। जब कोई इस नाम का पेशेंट मेरे साथ मेरे पास आया हो या मेरा उससे कोई ताल्लुक़ रहा हो कभी। ताकि आप सबको पता है, एक डॉक्टर हूँ। हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो कि मरीज़ का, और उसके परिजन उसे मेरे पास कुछ देर से लाए हो, इस कारण मैं उसे नहीं बचा पाया हूँ। डॉक्टर के प्रोफेशन में ऐसा सब कुछ होता ही रहता है, और आखिर में सारा भांडा मेरे सर फोड़ दिया जाता है कि डॉक्टर ने ही कुछ गलत करा, इस वजह से वो मर गया, मैं उसे नहीं बचा पाया। सबको मेरी गलती दिख जाती है। लोगों के सामने तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ये कहकर उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर आत्मगिलानी की आग में जल रहे थे। जानते थे कि गलती उन्हीं की थी। दरअसल उस रात जब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेशन के लिए आए, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। इतनी कि उनके हाथ तक सीधे नहीं हो पा रहे थे। अगर उन्होंने शराब नहीं पी होती, बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता उनके लिए। उनकी शराब ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। लेडी पेशेंट जिसका ऑपरेशन हो रहा था, वो मर गई। शायद पास ही खड़ी नर्स को मेरी कंडीशन का आइडिया लग गया था, लेकिन मेरी गलतफहमी को भांपते हुए उसने चुप रहना ज़्यादा अच्छा समझा। उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर आज ये बात बाहर कैसे आ गई? इतने साल के बाद कौन है जो इस राज को जान गया? माहौल में किसी तूफान के बाद किसी शांति छाई हुई थी। सभी लोग बड़ी ही आशापूर्ण नज़रों से टकी लगाए मिसिस एमली ब्रेंट की तरफ देख रहे थे। एमली ब्रेंट को इस बात का एहसास हुआ तो वो आंखें चढ़ाती हुई बोली, क्या आप सब लोग मेरा ही कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, भाई देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो वो अगले कहते हैं, सच में आपके पास समय शेयर करने के लिए कोई बात नहीं है मिस एमली ब्रेंट? मुझे लगा कि हर व्यक्ति को अपनी सफाई देने का हक होना चाहिए। एमली ब्रेंट चिढ़ते हुए बोली, बचाओ मैं कहने का हक? मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, तो आखिर किस बात का बचाव करूं मैं यहाँ आप सबके सामने? जानती हूँ कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं करा। एक सिद्धांतवादी महिला हूँ, हमेशा अपने उसूल पर अमल करती है। इस एमली ब्रांड को कुछ ना कहता देख मिस्टर वॉरग्रेव फिर से बोले, ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इस चर्चा पर यहीं विराम लगाते हैं। मिस्टर रॉजर्स, ज़रा मुझे ये बताइए कि साइलेंट पे कुल कितने लोग हैं? जस बोला, सर लोग 8 हैं, हम 2। कल 8 लोग हैं सर इस साइलेंट पे, और हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है, बस हम 10 ही लोग हैं। उसका ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर वॉरग्रेव कहते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर ओवन या जो भी ये बंदा है, हमें यहाँ बुला ने हमें यहाँ बुलाया ही क्यों है? ये इस क्यों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। मेरे अंदाजे से ये बंदा ज़रूर हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं तो आप सबको यही सलाह दूंगा कि यहाँ से जल्दी निकला जाए, और हो सके तो आज रात को ही। सर बीच में ही बोल पड़ा, वो तो नहीं हो पाएगा सर, कि यहाँ कोई बोट ही नहीं है हमें वापस टिकले हेवन लेके जाने के लिए। सब लोग एक डरी डरी सी आवाज़ में बोलते हैं, वक्ते हो रॉजर्स, ये कैसा मजाक है? कोई मजाक का समय है? जॉर्ज उनको बताता है, इस आइलैंड और बाहर की दुनिया को जोड़े रखने का सिर्फ एक ही साधन है सर, वो है फ्रेड, हाँ वाला। रोज़ सुबह यहाँ आता है दूध, अंडे, चिट्ठी, ऐसे किसी ज़रूरी सामानों के साथ। मिस्टर वॉरग्रेव थोड़े निराश होकर बोले,
तब तो शायद मेरे ख्याल से आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। सभी लोग सीधी तरह से वॉरग्रेव की बात मान गए, लेकिन एंथनी मार्स्टन वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसका जवानी का गर्म खून कहाँ शांत बैठने देता। उसने सबके सामने अपनी एक अलग ही सोच रखी। ऑन गाइस, ऐसा मत करो, कुछ एडवेंचरस करने का मौका मिला है, हम इतनी दूर आके इस तरह से चुपचाप तो वापस नहीं जा सकते ना। हमें इसे ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ये बहुत अच्छा मौका है। मेरी बात मानो तो हमें इस मिस्ट्री की तह तक जाना चाहिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा। अपने ये आखिरी शब्द कह के उसने अपना ग्लास उठाया और एक ही सांस में अपनी पूरी ड्रिंक गटक गया। ऐसा करते ही अचानक से वो खांसने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस सा गया हो। सांस लेने की कोशिश कर रहा था, चेहरे का रंग बदलने लगा और वो कुर्सी पे गिर गया। ये एंथनी मास्टन तो कुर्सी पर गिर गया, लेकिन हमारे और उनके जवाबों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर गया। सवाल भी ऐसे हैं, उनके जवाब पाने के लिए हमारा मन ना चाहते हुए भी पटाने लगता है। सवाल जैसे कि इतनी तो पीने पिलाने का शौकीन था, ये गिर कैसे गया? वो बेहोश हो गया है, रॉजर्स की तरह होगा जरूर, से कुछ ज़्यादा हो गया है। कहीं उसे शराब ज़्यादा तो नहीं चढ़ गई है? ये उसकी कोई चाल है सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और सबको टापू पे रोके रखने के लिए, मनाने के लिए। वो तबीयत खराब होने का बहाना तो नहीं कर रहा? जितना दिख रहा है मामला उससे भी ज़्यादा बेजीता है। सब जाना चाहते हैं यहाँ से, एंथनी क्यों बचकाने से रीज़न देके सबको यहाँ रोके रखना चाहता है? उसने तो सबको यहाँ नहीं बुलाया। वो कहीं किसी तरह से मिस्टर ओवन के साथ मिला हुआ तो नहीं है? वो हो सकता है हत्यारे को जानता हो। जैसा कि रॉजर्स ने अभी अभी सबको बताया कि रोज़ सुबह फ्रेड नाव से यहाँ आता है, तो क्या वो कल भी आएगा? मिस्टर रॉजर्स कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा कि आइलैंड पर उनके अलावा और कोई नहीं है, या फिर कोई नाव नहीं है वहाँ पे? दोनों में से कोई बात झूठ तो नहीं है कहीं रॉजर्स की? इस एमिली ब्रेंट अपना मुंह खोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो सही मायने में इतनी शरीफ हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मिस्टर वॉरग्रेव, मिस्टर ब्लोर, वेरा, मिस्टर एंड मिसेस रॉजर्स, सबने जो भी कहानी बताई है वो सच है या झूठ है? उन्होंने अभी तक सिर्फ आधा ही सच बताया, कहीं ऐसा तो नहीं है? इसकी वजह सामने आना भी बाकी है कि हर कहानी के तीन पहलू होते हैं, आपका, हमारा, एक सच। इस सच की तलाश करेंगे हम इस बुक के आगे आने वाले चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में। मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर मंडे, थर्सडे, सैटरडे को, और इस बुक के चैप्टर 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले उन्हें देख लें। 24 मई मंडे से पहले उस दिन मैं अपलोड करूँगा इस बुक के 5th चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पसंद की किसी बुक की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरी या स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में 24 मई को। तब तक बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग एंड बाय।